नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं और जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम संविधान के वीडियो को और संविधान के टॉपिक्स को हम आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं और मैं कई बार आपके सामने संविधान के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा किया है और उसके एमसीक्यू भी आपको मैंने बताए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक तरीके से ये बोल सकते हैं अपन कि यहाँ से अगर अपन ओवरऑल क्वेश्चन पेपर देखें, ठीक है ना, तो मैक्सिमम यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, अगर सीजीपीएससी को देखा जाए तो सीजीपीएससी से अभी अगर 2-3 साल के पेपर को एनालाइज किया जाए तो सीजीपीएससी से इसमें से क्वेश्चन नहीं है। ठीक, एमपीपीएससी से इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसमें, आपके एमपीपीएससी को लेकर के। बट ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एमपीपीएससी के लिए ही नहीं है, एमपीपीएससी के साथ साथ ये अदर कंपटीशन एग्जाम में भी क्या करेगा, बहुत आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है ना, तो आज हम लोग जो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो आपको साफ दिख रहा है, वो है संविधान संशोधन या हम इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो मैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं तो मैं सबको तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और प्रमुख जो संविधान संशोधन है उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, जो जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं या जो प्रमुख अमेंडमेंट हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप उस टॉपिक को, उस अमेंडमेंट को अच्छे से देखिए। वो पूरा मैंने एक साथ लिखा हुआ है, कंटेंट है पूरा, तो उसको अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है ना, और क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। आपको पूछ सकता है कि एसटी एससी को आरक्षण कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया, ठीक, या जो भी भाषा 22 भाषा जो शामिल है आपका संविधान में, उनमें से कुछ प्रमुख भाषाओं को कब कब उसमें शामिल किया गया, कौन से संशोधन के तहत। तो ये सब चीजें क्वेश्चन क्या बनेंगे, आपके आते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके संविधान संशोधन है उनके बारे में मैं बताऊंगा, मगर उससे पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं संविधान संशोधन की। ठीक है, कि एक्चुअल में ये भारतीय संविधान के किस भाग में अभी तक लगभग कितने संशोधन हो चुके हैं, कौन से आर्टिकल में है और संविधान संशोधन के कितने प्रकार होते हैं, इन सारी बातों को क्या करते हूं मैं आपको बताता हूं। मगर उससे पहले थोड़ा सा इसका हम परिचय जानते हैं कि संविधान संशोधन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो अगर अपन देखते हैं तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, एक बार अगर संविधान बन गया तो वो बन गया, मगर इसके संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा संविधान की प्रासंगिकता को बनाया के रखा गया है। ठीक, कि मतलब संविधान में अगर कोई ऐसी बातों का उल्लेख है जो जनता के हित में ना हो तो उसको क्या करना कि संविधान संशोधन के माध्यम से उसको हटा करके नए शब्दों को, नए विषयों को, नई सूचियों को शामिल करना, ताकि वह कार्य, मतलब वह जो विषय हो जो जनता के हित में है वो शामिल हो सके। तो संशोधन की प्रक्रिया संविधान की प्रासंगिकता को बना के रखा हुआ है। ठीक है, और लोकतांत्रिक देश में संविधान वहां का सबसे प्रमुख क्या होता है, आधार होता है उस देश को चलाने के लिए, उस देश में शासन करने के लिए, प्रशासन को सुचारू और प्रशासन को स्फूर्त बनाने के लिए। ठीक है, और ये संशोधन क्या करता है, संविधान को ज्यादा क्या करता है, एक्टिव बनाता है, कि संविधान क्या हो, स्थित हो, या मतलब एक तरीके से क्या हो, फुर्तीला हो, कि अगर समय पर जरूरत पड़े तो उसमें संशोधन करके भी क्या किया जा सकता है, उसे नया रूप प्रदान किया जा सकता है। मगर एक बार अगर संविधान बन गया तो संविधान बन गया, उसे बार बार क्या किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, उसमें धीरे धीरे समय समय पर जब जरूरत हो तब परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है ना, क्लियर। और इसीलिए संशोधन एक महत्वपूर्ण हो जाता है किसके लिए, संविधान के लिए। भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन लिया गया है, ये लिया गया है आपका साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और भारतीय संविधान में संविधान संशोधन को कहाँ शामिल किया गया है, संविधान संशोधन को भाग 20 और आर्टिकल 368 में रखा गया है। ठीक है ना, कौन से भाग में, भाग 20 में, और आर्टिकल है आपका 368। ठीक है, क्लियर। और इसे कहां से लिए हैं, तो हमने संविधान संशोधन लिया है साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन लिया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है,
संविधान संशोधन लिया है। ठीक है, ओके। अगर अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो संविधान के 3 प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार है? 3 प्रकार से रखा गया है। एक है आपका साधारण संशोधन, एक है विशेष संशोधन और एक है विशेष व राज्यों की सहमति। ठीक, ये 3 प्रकार से क्या है? संविधान संशोधन किया जाता है भारतीय संविधान में। साधारण संशोधन जो होता है उसका एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि इसको संविधान संशोधन के भाग 20 और आर्टिकल 368 में नहीं रखा गया है, मगर फिर भी ये एक तरीके का क्या है? अपना संशोधन है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि कुछ ऐसे संशोधन प्रक्रिया है या कुछ ऐसे विषय हैं जिनको संविधान में शामिल किया जाता है या उनमें संविधान में संशोधन किया जाता है। जैसे नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश, उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन। अगर इस प्रकार का कोई कार्य किया जाता है तो ये होता है साधारण बहुमत के द्वारा। किसके द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है ना। और इसमें क्या करना पड़ता है कि इसमें 50+1, ठीक, मतलब 50+1 मतलब आधे से अधिक क्या होना चाहिए? सदस्यों की सहमति आवश्यक है। तो साधारण बहुमत के माध्यम से क्या किया जाता है? ये संशोधन किया जाता है। ये संविधान संशोधन में शामिल नहीं है, उसकी प्रक्रिया में शामिल नहीं है, मगर फिर भी इसे क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है या इसे प्रकार में गिना जाता है। ठीक है ना। कौन सा? साधारण संशोधन के द्वारा। ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें आपका आता है राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश, फिर उसके बाद उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन। ठीक है ना। ये सब कार्य जो किया जाता है ये साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। उसके बाद एक होता है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत के लिए विशेषता ये है इसकी कि विशेष बहुमत में कुल सदस्यों के उपस्थित सदस्य का 2/3 बहुमत आवश्यक है, तो ही वो क्या होगा? आपका विशेष बहुमत कहलाएगा कि कुल सदस्यों के उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से जब तक उसको पारित नहीं करेंगे वह संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा, मतलब विशेष रूप से संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, क्लियर। तो विशेष में क्या चाहिए? 2/3 चाहिए। साधारण में क्या चाहिए? 50+1 चाहिए। और इसके बाद तीसरा होता है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। ठीक है ना। तो विशेष बहुमत का तो प्रोसेस वही रहेगा, 2/3 एंड प्लस आधे से अधिक राज्यों की क्या चाहिए? यहाँ पर अनुमति चाहिए, तो ही ये विशेष बहुमत प्लस राज्यों के विधानसभा की अनुमति से पारित होगा। ठीक है, क्लियर। तो 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है। एक साधारण जिसमें आधे 50+1 चाहिए, एक विशेष जिसमें कुल सदस्यों के उपस्थित सदस्य का 2/3 चाहिए, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्य की विधानसभा या विधानमंडल से अनुमति। तो विशेष बहुमत 2/3 है और आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। तो ये होता है आपका संविधान संशोधन के 3 प्रकार। जो तीसरा नंबर का संशोधन है जिसमें आधे से अधिक राज्यों की अनुमति चाहिए, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्य की कार्यपालिकाओं की शक्ति का विस्तार या उनको कम करना या उनको बढ़ाना, ठीक, और ये पूरे निर्वाचन, लोक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का निर्वाचन के संबंधित संशोधन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संशोधन, उनके मतलब उनकी शक्तियों को बढ़ाने से संबंधित संशोधन। तो ये सब चीजें शामिल होती हैं किसमें? आपके विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति में। ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो ये 3 प्रकार से संविधान में क्या बताए गए हैं? संशोधन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? हाँ, मगर कभी कभी इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, कि विशेष बहुमत की क्या प्रक्रिया है। ठीक, ओके, विशेष बहुमत कौन कौन सा किसमें विशेष बहुमत किया जाता है, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, वो मैं आपको MCQ में बताऊंगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या है आपका? 3 प्रकार से संशोधन। क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो है आपका अमेंडमेंट, कि कौन से नंबर का अमेंडमेंट है, कब हुआ, ठीक है ना, और कौन से विषय से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर,
ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं और एक एक अमेंडमेंट को ध्यान से देखिएगा, उसके नोट्स भी बनाते चलिए। देखिए, संविधान में फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि शब्दों का खेल है। आप जब तक उसके शब्दों को सही तरीके से नहीं समझेंगे, संविधान के क्वेश्चन नहीं बनने वाले। फिर चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितना भी वीडियो देख लो, किसी का भी देख लीजिए, कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं? क्योंकि जब तक आप संविधान के शब्दों को सही तरीके से नहीं समझोगे, तब तक उसको पढ़ने की कोई भी प्रासंगिकता या प्राथमिकता नहीं है। ठीक है ना? क्लियर? तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, ताकि वो चीज आपको समझ में आ जाए और अगर यहां से कोई क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपसे बने। ठीक है ना? ओके, तो एक एक शब्दों को ध्यान से देखिए, एक एक संशोधन को नोट्स में कन्वर्ट कीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आपसे डायरेक्ट रूप से वहां से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, नंबर दे देगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, या ये पूछ सकता है समाजवादी पंथ निरपेक्ष को कब शामिल किया गया। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से आते हैं, तो डायरेक्ट रूप से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसी कारण उसको ज्यादा घुमावदार करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में पढ़ना है, समझना है और उसको एक नोट्स में याद करना है और उसको लिखना है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन संविधान संशोधन। ठीक है, चलो। ठीक, तो पहला संविधान संशोधन, ये एक बार आ चुका है क्वेश्चन कि पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है या पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है ना? क्लियर? तो एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला संविधान संशोधन देखो, ठीक, तो पहला संविधान संशोधन ये हुआ था आपका 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था आपका पहला संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, तो इस पहले संविधान संशोधन में क्या क्या चीजें शामिल की गई थी? तो पहला संविधान संशोधन जो है, इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। मतलब यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास। मतलब स्वतंत्रता, समानता संबंधी और संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों से मैटर था ये, पहला बात। दूसरा बात, भाषण अभिव्यक्ति के मूल अधिकार से संबंधित था मैटर ये। ठीक है ना? उसके बाद था तीसरा 9वीं अनुसूची क्या किया गया? शामिल किया गया। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची, जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, उसको शामिल किया गया। मतलब तीन बातें याद रखना है, एक 9वीं अनुसूची, एक भाषण अभिव्यक्ति और तीसरा स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति से संबंधित। मतलब ये तीन कार्य किया गया था पहले संविधान संशोधन 1951 में। ठीक है ना? जिसमें मैं गोला लगा रहा हूं वही आपका कीवर्ड है और आपको वही याद रखना है, पूरा का पूरा रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो एक 9वीं अनुसूची, एक भाषण अभिव्यक्ति और तीसरा संपत्ति, स्वतंत्रता और समानता मैटर। ठीक, क्लियर? तो जिसमें गोला लगा रहा हूं केवल उसी को याद करते चलिए। ठीक, उसके बाद आ गया आपका तीसरा संविधान संशोधन 1954। ठीक, तो यहां पर याद रखो क्या लिखा है कि राज्य सूची के कुछ विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए। मतलब राज्य सूची के कुछ विषय समवर्ती सूची में आए। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सके। मगर मतलब ओवरऑल ये बोल रहा है कि जो राज्य सूची का जो कुछ विषय था उसको कहां डाला गया? समवर्ती सूची में। और वो कौन कौन सा विषय था? खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास और जूट। ये सारा का सारा जो राज्य सूची के विषय में था उसको उठा करके कहां डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। मतलब कपास जो हुआ, खाद्यान्न हुआ, जूट हुआ, ये राज्य सूची से उठा करके संविधान समवर्ती सूची में कब आए? तो तीसरा संविधान संशोधन 1954 में आए। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये तीसरे नंबर का संविधान संशोधन।
उसके बाद आ जाओ छठा संविधान संशोधन। छठा संविधान संशोधन हुआ 1956 में। ठीक, तो इसमें क्या है, तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक, क्लियर। तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने की आज्ञा दी गई। मतलब जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, जो रिटायर्ड हो चुके थे, उनको ये कहा गया कि आप कहां वकालत कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हो। तो पहला काम क्या किया गया छठा संविधान संशोधन में, कि पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई। दूसरा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को यह अनुमति दी गई कि वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकें। एक बात। दूसरी बात, 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राष्ट्रीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। मतलब केंद्र को किस पे, बिक्री कर पर कर लगाने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। ठीक है ना, क्लियर। ये दूसरी बातें थी। उसके बाद आपका 7वें नंबर का संशोधन, मगर पहले 6वें नंबर का संशोधन में 2 बातें। एक, सुप्रीम कोर्ट में के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने की अनुमति दी गई। और तीसरा पॉइंट, इसको 3 पॉइंट में ले सकते हैं ना, भले इसमें 2 पॉइंट लिखा है मगर हम उसको 3 पॉइंट में याद कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय बिक्री कर में केंद्र को कुछ क्या दिया गया, अधिकार दिया गया इंटरनेशनल लेवल पर टैक्स लगाने के लिए। किसमें, बिक्री कर में। ठीक है, क्लियर। तो ये 2 बातें आ गई, मतलब सॉरी 3 बातें आ गई किसमें, छठवां संविधान संशोधन 1956 में। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन ये हुआ 1956 में। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कि क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट के आधार पर क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश थी कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो इसके लिए संशोधन किया गया। कब किया गया ये, 7वां संविधान संशोधन 1956 में। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में कौन से संशोधन में है आपका, 7वां, कब, 1956। ओके, फिर आ जाओ आपका 9वां संविधान संशोधन, और ये हुआ आपका 1960 में। 9वां संविधान संशोधन 1960। तो पहला तो बात यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। पहला इसमें भारत पाकिस्तान के बीच किसको लेकर के, सीमा कुछ क्षेत्रों के हस्तांतरण को लेकर के बात कही गई। तो पहला भारत पाकिस्तान के क्षेत्रों के हस्तांतरण से संबंधित मुद्दा था। दूसरा, इस समझौते के पश्चात संघ ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के भू क्षेत्र को घटाने की संसद की शक्ति भारत के किसी भूभाग को किसी दूसरे देश को सौंपने के मामलों पर लागू नहीं होती। मतलब ये जो 9वां नंबर का जो संविधान संशोधन है 1960 में, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रों को लेकर के विवाद था। जब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 बोलता है नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन। तो यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा थी, उनमें कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो भारत के थे मगर वो पाकिस्तान के अंतर्गत जा रहे थे। तो वहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि सीमा हस्तांतरण का कोई यहाँ पर प्रोसेस नहीं है। मतलब क्षेत्रों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना ये भारत सरकार के मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल नहीं है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया क्षेत्रों के हस्तांतरण को लेकर के। ठीक है, तो यही एक संशोधन था भारत पाकिस्तान के बीच क्षेत्रों के ट्रांसफर को लेकर के, हस्तांतरण को लेकर के। ठीक, उसके बाद इसमें यह भी कहा गया कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। उसने कहा कि सामान्य रूप से नहीं सौंपा जा सकता, संशोधन के तहत क्या किया जा सकता है, सौंपा जा सकता है। उसके बाद ये मामला गया बेरूबारी और राज्य संघ में, जिसमें भारत पाक समझौते के तहत क्या किया गया कि कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। मतलब आपका जो 9वें नंबर का संविधान संशोधन था जो 1960 में हुआ था, ये भारत पाकिस्तान के बीच क्षेत्र से संबंधित था। ये इसका कीवर्ड है। इतना सारा अब अगर आप नहीं भी रटोगे तो भी चलेगा, इसके कीवर्ड को पकड़ो कि ओवरऑल ये संशोधन किससे संबंधित है, भारत पाकिस्तान के बीच क्षेत्रों के बंटवारों को लेकर के। ठीक है, क्लियर। ठीक, चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आपका 10वां संविधान संशोधन जो हुआ, ये भी हुआ आपका 1960 में ही, जो किससे संबंधित था, दादर और नागर हवेली के क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में शामिल करने के लिए और केंद्र शासित प्रदेश में शामिल करने के लिए, मतलब दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 10वां नंबर का, और ये हुआ 1960 में। उसके बाद 11वें नंबर का संविधान संशोधन, इसमें ये हुआ आपका 1961 में। इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए गए, ठीक, जिसके तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। मतलब उपराष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई 11वें नंबर का संविधान संशोधन 1961 में, ठीक, किसके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए। ओके, और उसके बाद दूसरा पॉइंट था यहाँ पर कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर किसी प्रकार का कोई निर्वाचन मंडल में कोई नई आज शामिल होता है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल है क्या, कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, मतलब क्लियर। और अगर यहाँ पर मान लो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है या वहाँ की सरकारें भंग है, ठीक, तो और राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो यहाँ पर यह है कि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और अगर किसी कारणवश किसी राज्य में आपका राष्ट्रपति शासन लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक दो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा है या वहाँ पर विधानसभा भंग है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन रुक जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसमें के निर्वाचन में कोई एक दो राज्य शामिल ना हो तो, ठीक है ना। अगर एक दो राज्य शामिल नहीं भी होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का कोई भी अंगड़ाई अंगड़ाई बोल रहा हूँ, अड़ंगा नहीं आएगा, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी, मतलब प्रोसेस जारी रहेगा, रोका नहीं जाएगा। तो यही कहा गया था आपका कौन सा नंबर का संशोधन में, आपके 11वें नंबर के संशोधन 1961 में, कि अगर एक दो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति चुनाव को रोक दिया जाएगा, कोई भी अड़ंगा नहीं होगा, ठीक है। चाहे एक दो राज्य में लगे या एक दो राज्य की विधानसभा भंग हो, चाहे दो तीन राज्य की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर। तो ये दो बातें कही गई थी 11वें नंबर के संशोधन में। पहली बातें, उपराष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल, और दूसरा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर किसी प्रकार की कोई निर्वाचक मंडल की रिक्तता होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। ये दो बातें कही गई थी 11वें संविधान संशोधन में। उसके बाद आ जाओ, आपका है 12वां संविधान संशोधन 1962, ठीक है। तो 12वां संविधान संशोधन आपका 1962, इसमें गोवा, दमन और द्वीप को संघ शासित प्रदेश के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। मतलब गोवा, दमन, द्वीप के लिए था ये आपका 12वें नंबर का संविधान संशोधन जो हुआ 1962 में, जिसमें गोवा, दमन और द्वीप को क्या संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। फिर उसके बाद 13वें नंबर का संविधान संशोधन जो हुआ आपका 1962 में, ठीक, ये किससे संबंधित था, ये था आपका नागालैंड को भारतीय संघ में 16वां राज्य के रूप में मान्यता देना। तो नागालैंड 16 नंबर का जो राज्य बना वो कौन से संशोधन के तहत बना, वो बना आपका 13वां संविधान संशोधन 1962, ठीक। ये जितना भी मैं आपको संशोधन बता रहा हूँ ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक, और ये एक दो बार क्वेश्चन में आ चुका है, तो उसको धीरे धीरे आराम से क्या करते चलो, नोट्स बनाते चलो, ठीक है ना, तो ही ये आपको याद होगा। इसी कारण मैंने क्या किया इस बार कि पूरा का पूरा कंटेंट आपके लिए लिख करके लाया हूँ। हमेशा आपको बिना कंटेंट लिखे हुए आता हूँ मैं, मगर इस बार मैं पूरे कंटेंट लिखा हूँ आपके लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ये चीज़ें आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाए कि हमको संविधान संशोधन में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखो, हमें सब्जेक्टों में पीएचडी नहीं करनी, याद रखिए, हमें किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करना है। हम एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ऐसी करनी है कि हम जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक स्टडी कर रहे हैं उस टॉपिक से या उस सब्जेक्ट से कोई अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए। हमें इतनी स्टडी करनी है,
ना कि हमें उस सब्जेक्ट पर ज्ञानी बनना है। ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञानी बनने से पोस्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आपको उस सब्जेक्ट में इतना स्टडी बस करना है कि अगर उससे किसी भी प्रकार का कोई भी टाइप्स हार्ड या इजी किसी भी टाइप्स के अगर क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, इतनी स्टडी करनी है आपको, ठीक है। क्लियर? तो जितना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बता रहा हूं केवल उसको दिमाग में रखिए और उतना ही याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। क्लियर? तो देखो, ठीक, तो 13वां संविधान संशोधन 1962, उसके बाद 14वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ 1962 में, ये पौंडीचेरी से संबंधित था। किससे संबंधित था? पौंडीचेरी के नाम से केंद्र शासित मतलब पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है ना। और लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के स्थानों की संख्या 20 से बढ़ाकर 25 कर दी गई। मतलब लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों की संख्या ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेशों में ना, ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटों की संख्या 20 से कितना कर दी गई? 25 कर दी गई। मतलब दो काम हुआ आपका 14वां संविधान संशोधन 1962 में, जिसमें पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और लोकसभा में लोकसभा की सीट की संख्या बढ़ा दी गई केंद्र शासित प्रदेशों में 20 से 25 कर दी गई, ठीक है। ये दो काम हुआ आपका 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 में, ठीक। क्लियर? चलो नेक्स्ट, उसके बाद आपका कौन सा संविधान संशोधन? आपका 15वां संविधान संशोधन 1963। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 की गई। कितना किया गया? 60 से 62। किसका? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र सीमा 60 से 62 की गई, पहला, ठीक है। उस ये कौन से नंबर का था? 15 नंबर का, 1963। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। इसमें सिंधी को किसमें शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सिंधी भाषा को कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया? 8वीं, जो 8वीं भाषा में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है ना, उसमें एक आई आपकी सिंधी लैंग्वेज। कौन से नंबर का संशोधन? 21वां संशोधन, ठीक। उसके बाद 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया 1971 में, ठीक। उसमें क्या किया गया कि संपत्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती की गई। याद रखो, संपत्ति के अधिकार को हटाया नहीं गया, ठीक। जो मौलिक अधिकार में शामिल था संपत्ति का अधिकार, उसको हटाया नहीं गया, उसमें कुछ कटौती की गई, ठीक है। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई। उसके बाद क्या किया गया कि नीति निर्देश तत्वों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया किसी भी विधि को ही सदा पर चुनौती दी जा सकती। अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा मौलिक अधिकार संदर्भ में दी गई गारंटी के उल्लंघन है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला लाइन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती की गई, ठीक है ना। 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में। क्लियर? कौन सा? संपत्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती, बस इतना याद रखना है आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। उसके बाद आपका आ जाता है 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके अंतर्गत क्या है? 27 नंबर का है 1971 में। इसके अंतर्गत मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश किसके रूप में? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुए। कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये? 27 नंबर का, जो हुआ 1971 में, ठीक है। ओके, 27 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ 1971 में, जिसके अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद 29 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हुआ 1972 में। इसके अंतर्गत ये केरल में भू सुधार से संबंधित था, ठीक है ना। केरल में भूमि सुधार से संबंधित कानून था ये। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल इसको याद रखो बस, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल केरल में भू सुधार से संबंधित था। कौन सा? 29 नंबर का, जो हुआ 1972 में। उसके बाद 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ आपका 1973 में, ठीक है, जिसके अंतर्गत 1971 के जनगणना के आधार पर क्या किया गया? लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाया गया, ठीक है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचन सीटों संख्या 525 से बढ़कर कितना हो गया? 545। 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई। तो
किस संशोधन के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 हुई? तो कौन सा अमेंडमेंट था वो? 31। और कब? 1973 में। ठीक है, याद रखना 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक, जिसके अंतर्गत लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 हो गई। ठीक है, क्लियर? चलो याद रखना, एकदम इजी वे में बता रहा हूं और सरल सरल है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्वेश्चन यहां से हमेशा आया है। 32वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित था? संसद विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया। अध्यक्ष को अधिकार है कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए त्याग पत्र को ही स्वीकार करे। मतलब इसमें यह कहा गया कि संसद और विधान पालिकाओं में जबरदस्ती किसी से क्या इस्तीफा नहीं दिलाया जाएगा। अगर कोई स्वेच्छा से इस्तीफा दिलाएगा तो ही उसके इस्तीफे को एक्सेप्ट किया जाएगा, ये कहा गया था। ठीक, उसके बाद 34वां संविधान संशोधन 1974, जिसमें क्या किया गया? भूमि सुधार कानूनों को फिर से क्या किया गया? मतलब मॉडिफाई किया गया, मतलब नया भूमि सुधार कानून लाया गया। ठीक, कब? 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974। इसके बाद 35वां संविधान संशोधन जो हुआ 1974 में, जिसमें सिक्किम को सह-संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया और 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ठीक है ना, संविधान में 10वीं अनुसूची आई, ठीक, जो दल बदल से संबंधित थी, और सिक्किम को सह-संयुक्त राज्य का दर्जा, ना तो पूरा केंद्र शासित प्रदेश और ना ही पूरा राज्य, दोनों के मिक्स का रूप दिया गया किसे? सिक्किम को। कब? 35वां संविधान संशोधन 1974 में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ 1975 में, इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का मान्यता दिया गया। मतलब सिक्किम भारत का 22वें नंबर का राज्य बन गया। कब? 75 में। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 36 नंबर का। 36 नंबर का जो अमेंडमेंट था वो सिक्किम को पूर्ण राज्य के दर्जा देने से संबंधित था। ठीक है, क्लियर? ओके। फिर उसके बाद 37 जो आया 1975 में, इसके तहत ये कहा गया कि आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया। कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर ये कहा गया था कि राष्ट्रपति, राज्यपाल जो भी हो, ठीक है ना, वह आपातकाल की घोषणा अपने आप ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्लियर? उन्होंने अगर ये घोषणा की है, ठीक है ना, तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, क्लियर? क्या नहीं जा सकती? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर? ये याद रखना है। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया गया आपातकाल को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, ये कहा गया था 37 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में। ठीक, कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है ये। ठीक है, कौन? आपातकाल, आप न्यायालय में इसे नहीं ले जा सकते। ठीक, और उसके बाद आ गया आपका 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ 1975 में, जो क्या किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। मतलब इनके चुनाव को आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते। ये भी क्या किया गया? मतलब न्यायालय में प्रवर्तनी से इसको दूर किया गया। ठीक है ना, कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उसकी समीक्षा करो, गलत तरीके से हो गया, इस प्रकार के आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी साफ मना कर दिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इन सबके निर्वाचन से संबंधित। ठीक है, क्लियर? और उसके बाद आपका आ गया 41वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में, जिसमें लोक सेवा आयोग के सदस्यों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़कर के 62 तथा संघ लोक सेवा आयोग की कितनी हो गई? 65 हो गई। मतलब राज्य के लोक सेवा आयोग की उम्र सीमा 60 से 62 किया गया, और जो यूपीएससी है उनकी आयु को किया गया 65 वर्ष किया गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 41 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, क्लियर? इसको नोट करते चलिए, धीरे धीरे बता रहा हूं एकदम। उसके बाद आया आपका 42वां संविधान संशोधन जो था आपका 1976, इसको लघु संविधान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लघु संविधान भी कहा जाता है।
किसे? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है? इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे व्यापक था, इसको लघु संविधान भी कहा गया है, एक पॉइंट। इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या किया गया? मूल कर्तव्य शामिल हुआ संविधान में, ठीक। इसके तहत क्या हुआ कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्द क्या किया गया? संविधान में शामिल किया गया। ये धर्मनिरपेक्ष लिखा है, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं, यह पंथ निरपेक्ष है, ठीक। किसे? पंथ निरपेक्ष को। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, एकता और अखंडता, ठीक, इनको क्या किया गया? संविधान में शामिल किया गया, ठीक। उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा की, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक, क्लियर। इसे नियम द्वारा अनुच्छेद 356 को संशोधित करके किसी भी राज्य में राष्ट्रपति प्रशासन की अवधि एक समय में 1 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई? 6 माह। मतलब राष्ट्रपति शासन कितना हो सकता है? मैक्सिमम मतलब मिनिमम 6 माह तक हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर, ओके। और लोकसभा का कार्यकाल क्या कर दिया गया था? घटा दिया गया था, ठीक है, ओके। इतना याद रखना है आपको किसके बारे में? 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में। उसके बाद आ जाओ 44वां संविधान संशोधन 1978। ये कई बार 1-2 बार आ चुका है क्वेश्चन। पहला, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मूलाधिकार से, ठीक। उसके बाद आंतरिक अशांति को हटाया गया और उसकी जगह क्या रखा गया आपका? सैन्य विद्रोह रखा गया। क्या रखा गया? सैन्य विद्रोह रखा गया, ठीक। उसके बाद लोकसभा की अवधि को पुनः 6 वर्ष किया गया, 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष किया गया, जो 6 वर्ष किया गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया? लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया था। अब 44वां में क्या किया गया? 6 वर्ष से घटा करके पुनः क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। याद रखना है इसको, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने का अधिकार दिया गया, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित मामलों को कौन हल करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। ये भी कहा गया आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक। इतना याद रखना है आपको किसके बारे में? 44वां संविधान संशोधन के बारे में। उसके बाद 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ आपका 1985 में। कौन सा? 1985 में 52वां संविधान संशोधन, जिसके तहत क्या किया गया कि राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाया गया। मतलब दल बदल से संबंधित था ये, ठीक, दल बदल कानून से संबंधित था ये। कौन सा? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, ठीक। इसके बाद क्या किया गया कि विधानमंडलों के उन सदस्यों का वर्ग घोषित कर दिया गया जो दल को छोड़ते हैं, जिनके चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 का संशोधन किया गया। दल बदल कानून बनाकर संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है ना। दल बदल के लिए क्या बना? एक कानून बना। तो ये 85 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जो किससे संबंधित था? दल बदल से। 52 संविधान संशोधन। उसके बाद 53 जो 86 में हुआ, ठीक है ना, जिसके तहत क्या किया गया कि मिजोरम को क्या किया गया? मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा? मिजोरम को। 53 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1986 में किसे? मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 55, 86 इसमें अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके तहत क्या किया गया कि वोट देने की उम्र 21 से घटा करके कितनी कर दी गई? 18। मतलब वयस्क मताधिकार से संबंधित था ये आपका 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो हुआ 1989 में। किससे संबंधित था? वयस्क मताधिकार से संबंधित। उसके बाद आपका आया 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हुआ 1992 में, जिसके तहत संविधान की 8वीं सूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों को क्या किया गया? शामिल किया गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को क्या किया गया? शामिल किया गया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 71 जो रहा 1992 में, ठीक। उसके बाद आपका 79 आया, मगर 79 से पहले आप याद रखो कि आपके पास एक 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73 आपका जो 1993 को हुआ वो था आपका पंचायत से संबंधित, और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था 1993 में हुआ, ये आपका नगरीय निकाय से संबंधित था,
ठीक है। तो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी याद रखना है, वो पंचायत और नगरीय निकायों से संबंधित था, ठीक है ना। उसके बाद 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था 1999 को 1999 में, ये क्या किया गया कि अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्षों के लिए बढ़ाई गई, ठीक है ना। क्लियर, कितना किया गया, 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया एसटी एससी के लिए। और उसके बाद प्रत्यक्ष करों में केंद्रीय करों की कुल प्राप्ति की धनराशि राज्यों के लिए कितना किया गया, 29% किया गया, ठीक। जो राज्यों को पैसा मिलता था उनके अमाउंट को कितना कर दिया गया, 29%। और सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पर कि एसटी एससी के लिए आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1999 1999 वाला, ठीक है। क्लियर। फिर उसके बाद आपका 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है ना। इसमें ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। ये एकदम मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कौन सा, 2000 वाला 85 नंबर का, ठीक है ना। क्लियर। इसके बाद आ जाओ 82, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि सरकारी नौकरियों में क्या किया गया, एसटी एससी के लिए आरक्षण और न्यूनतम प्राप्त अंकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। मतलब सरकारी नौकरी में जब कोई एग्जाम दे रहा है एसटी एससी वाला, तो उसके अंकों में, उसके न्यूनतम अंकों में छूट से संबंधित जो मामला था, इसको संशोधन के तहत क्या किया गया, शामिल किया गया। और ये था आपका 82 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000, ठीक है। और उसके बाद 83 नंबर का भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके एसटी एससी के आरक्षण से ही संबंधित था। कौन सा, 83 वाला, जो पंचायती राज में एसटी एससी के आरक्षण से रिलेटेड था, ठीक है ना। ओके, पंचायती राज्य में एसटी एससी का आरक्षण ना करने से संबंधित प्रावधान था ये, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका क्या था, 83 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ आपका सन 2000 में, याद रखना, ठीक है ना। ओके, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको करते चलो, ठीक है। क्लियर। उसके बाद आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, क्योंकि ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनुच्छेद 21A के तहत क्या दे रहा था, आपका निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2000 के तहत क्या किया गया, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया संविधान में, ठीक है, जिसके तहत आर्टिकल 21A शामिल किया गया, ठीक है। क्लियर। और उसके बाद 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ, ये सेवाओं पर सर्विस टैक्स से संबंधित था ये, और इसे सर्विस टैक्स को शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 268A, ठीक। तो सर्विस टैक्स से संबंधित था आपका 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद 91 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था 2003 में, इसमें किया गया क्या कि मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया और कुल संख्या का 15% ही क्या होंगे, मंत्री होंगे, ये कहा गया। मतलब मंत्रिपरिषद चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, राज्य विधानसभा में हो, उनमें मंत्रियों की संख्या कुल सीट का 15% ही होगा, ये निर्धारित किया गया। ये कौन सा अमेंडमेंट था आपका, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, जिसके तहत मंत्रिपरिषद की आकार को निश्चित किया गया और 15% रखा गया कि कुल सीटों का, मतलब कुल सदस्यों का 15% ही क्या होंगे, आपके मंत्री होंगे, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट। फिर इसके बाद 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फिर ये क्या किया गया कि राज्यों में विशेष पिछड़े वर्ग एसटी एससी, इनके लिए क्या किया गया, आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित था ये, ठीक। कौन से नंबर का, 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2005 में हुआ। कब, 2005 में, जो शैक्षणिक संस्थाओं में एसटी एससी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित था। फिर उसके बाद 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आपका चला 2010 में आया, जिसके तहत क्या किया गया कि उनकी स्थानों के आरक्षण के लिए उनके उम्र को 60 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 70 वर्ष कर दिया गया, ठीक है ना। क्लियर। और आंग्ल भारतीयों के लिए क्या कर दिया गया, आंग्ल भारतीयों के निर्देशन के प्रावधानों को क्या कर दिया गया कि उसको भी 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब उनके भी आरक्षण से संबंधित क्या किया गया, प्रावधान किए गए, उनके भी आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और एसटी एससी के लिए भी जो उम्र सीमा थी रिटायरमेंट की उनके काम की 60 से कितना कर दिया गया, 70 कर दिया गया, ठीक है। ओके,
चलो नेक्स्ट। उसके बाद 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके तहत 8वीं अनुसूची में क्या डाल गया, उड़िया का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, ओडिया, मतलब अब हो गया ये ओडिया, ठीक है ना। कब, 2011 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये, 96 नंबर का। उसके बाद 97 नंबर का, ये भी 2011 में हुआ। इसमें क्या किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या किया गया, संविधान के भाग 9 और 9 ख में जोड़ा गया। 9 आपका पंचायतों से संबंधित है, तो उसी में कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी शामिल किया गया। कौन सा अमेंडमेंट, 97 अमेंडमेंट 2011, ठीक, क्लियर, ओके, क्लियर। अब उसके बाद फिर उसके बाद 99 जो 2014 में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत क्या किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति, ठीक है ना, मतलब कॉलेजियम प्रणाली को लागू करने के लिए लाया गया था ये, ठीक है ना, किसमें, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ओके, तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से संबंधित था ये। उसके बाद 100वां नंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो 2015 में हुआ, ये भारत बांग्लादेश के बीच सीमा के निर्धारण से संबंधित था। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा से संबंधित था। और ये कौन से नंबर का था, अमेंडमेंट था 100 नंबर का, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उनका क्या किया गया, निर्धारण किया गया, ठीक है। जिसके तहत क्या था कि बांग्लादेश की सीमा के मध्य जितने गांव थे और भारत की सीमा के बीच में जितने गांव थे उनकी नागरिकता निर्धारित नहीं हो रही थी, तो क्या किया गया इसके तहत कि बांग्लादेश से 10,000 गांव भारत में आए और भारत से 500 गांव कहाँ गया, बांग्लादेश गया, और उनकी सीमा के बीच क्या हो गया, बंटवारा। तो अब वो लोग भारतीय कहलाने लग गए और इधर से जो वहां गए वो बांग्लादेशी कहलाने लग गए, ठीक है ना। तो संवाद जो 2015 में हुआ वो किससे रिलेटेड था, इनके संविधान, मतलब भारत बांग्लादेश के बीच सीमा के निर्धारण से संबंधित था, ठीक है, क्लियर, ओके। अब आ जाओ उसके बाद 101, ये तो और इंपॉर्टेंट है, जो जीएसटी से रिलेटेड है, जिसके तहत भारतीय संविधान के आर्टिकल 279A में जीएसटी रखा गया और 269A में आईजीएसटी रखा गया, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक, क्लियर, ओके। इंटीग्रेटेड जीएसटी 269A और 279A जीएसटी रखा गया, ठीक है। इंटीग्रेटेड जीएसटी कहने का मतलब जब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच माल का गुड्स की सप्लाई होती है तो उसमें लगने वाले टैक्स को बोला जाता है आईजीएसटी, ठीक, ओके। उसके बाद 102 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2018 में हुआ, वो ओबीसी के लिए था, ठीक है ना, ओबीसी के लिए, और ओबीसी को क्या देना, संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। उसके बाद 103 नंबर का हुआ जो 2019 में हुआ, वो क्या चीज, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कमजोर समान वर्ग को 10% आरक्षण से संबंधित था, जो 103 नंबर का हुआ सन 2019 में, ठीक है ना, क्लियर। और उसके बाद हुआ आपका 104 नंबर का संविधान संशोधन। ओवरऑल अगर अपन बोलेंगे तो भारत में अभी टोटल 126 संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा चुका है, ये विधेयक पेश किया जा चुका है। और वर्तमान में कितने संशोधन हुए हैं पूछेगा तो 104 संशोधन हो चुके हैं वर्तमान में, और कितने विधेयक पेश किए जा चुके हैं 126, और टोटल कितना संशोधन हुआ है तो 104 हुआ है, ठीक है ना, क्लियर, ओके, ठीक, इतना याद रखना है आपको। और ये भी किससे संबंधित था, ये भी आपके एसटी एससी के आरक्षण से संबंधित था, जो 104 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो आया था 2019 में, ठीक है ना, वो भी एसटी एससी के आरक्षण से संबंधित था, ठीक है। इतना जानना है आपको किसके बारे में, संविधान संशोधन के बारे में, क्लियर, ठीक। अच्छे से इसको देखिएगा, जितना बताया हूं सिर्फ उतना ही पढ़ना है आपको संविधान संशोधन, इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पर आपको मैं इसका इजी वे और कर देता हूं कि मैं आपको इसका बताऊंगा एमसीक्यू कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो जब मैं इसका एमसीक्यू आपको पढ़ाऊंगा तब भले आपको ये और ज्यादा अच्छे से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। भले अभी आपको ये चीज अगर मान लीजिए थोड़ा हार्ड लग रहा होगा या थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसा पोर्शन है ना कि एक तो ये पूरा याद करने वाला है, इसको समझना तो है नहीं आपको, क्लियर, ये केवल याद करने वाला है, तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आपको एक एमसीक्यू बताऊंगा इसमें, जिससे आपको ये आसान हो जाएगा कि संविधान संशोधन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कैसा आएगा और आपको उसको कैसे सॉल्व करना है,
ठीक है, वो बहुत ईजी कर देगा आपको संविधान संशोधन को पढ़ने में। ठीक है, क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट आपको संविधान संशोधन के एमसीक्यू लेकर के आऊंगा मैं, और इसके तहत आपको बहुत इजी वे में संविधान संशोधन के क्वेश्चन बताऊंगा मैं। क्लियर? तब तक आप इसको और अच्छे से एक बार रीड कीजिए, इसके नोट्स को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि बाकी सब तो आप समझे हो तो आपसे बन जाएगा, मगर ये आपको रटना है, संविधान संशोधन को आपको रटना है। ये कोई समझने वाली चीज नहीं है, तो इसको रटना है, तो इसको बार बार जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ये क्या होगा, अच्छे से याद होगा। क्लियर? ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइए, और मैं आपकी उन समस्याओं का समाधान जरूर करूंगा। ठीक है, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।